फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ। कौन सी क्लास टेंथ? और क्लास टेंथ में भूगोल और भूगोल का जो ए वाला चैप्टर है विनिर्माण और उद्योग, इसके क्वेश्चन आंसर्स को तो बिना टाइम खराब किए सीधे ही हम बहुवैकल्पिक यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज से। ठीक है, तो तैयार हो? कॉपी पेन ले लेना हो सके तो, या फिर आंसर तुरंत करते चलना। तो देखो, मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन बताऊंगी, ऑप्शंस बताऊंगी और फिर तुम्हें आंसर्स बताऊंगी, ताकि तुम अगर खुद से कर सको तो तुम्हें आइडिया लग जाए। ठीक है, तो चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी पटसन। नेक्स्ट सवाल है, अब देखो पहले सवाल को मैं समझा देती हूँ। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है कौन सा उद्योग है वो? तो अब ए बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को समझो कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ऑप्शन ए हेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन डी टाटा स्टील, ऑप्शन डी एमएनसीसी। तो अब इन चारों में से एक ऑप्शन चुन के रख लेना है तुम्हें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी पटसन, ऑप्शन डी स्टील। तो अब बताना है कि बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कौन करता है। तो देखो, कच्चे माल को पूछा जा रहा है कि एक किसका कच्चा माल है, मतलब कौन से उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल लगता है, ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्शन डी है सूचना। अब अपन को सही आंसर्स की तरफ चलना है, तो तैयार हो? आई होप कि तुम लोगों ने आंसर्स कर दिए होंगे। अब सबके मैं आंसर, सही आंसर बता देती हूँ। अब देखो, सही तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम तो नहीं करता है। एल्यूमिनियम किसका करता है? बॉक्साइट का। चीनी बिल्कुल नहीं। सीमेंट हो सकता है, और पटसन तो ए भी नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? सीमेंट। जिसने सीमेंट लगाया था इसमें, वो वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कर? एस से सिल्वर। ठीक है, इससे याद रखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील का बाजार उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो वो था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो अपन ऊपर ही समझाते हुए मैंने कहा था एल्यूमिनियम, तो इसका सीधा ही एल्यूमिनियम हो जाएगा। पटसन क्योंकि वस्त्र वाली चीज़ों में आ जाता है, स्टील दूसरी चीज़ मतलब धातुओं वाली चीज़ में आ जाती है, और सीमेंट के लिए तो अपन ने देख ही लिया कि चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी सूचना। तो वैसे ही बताए, दूरभाष कंप्यूटर ये बातें कहाँ पे आती हैं? सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सब तो क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब ये तो एमसीक्यूज थे, अब क्वेश्चन आंसर्स की वारी है, तो स्टार्ट करें। हाँ चलो, विनिर्माण क्या है? 30 शब्दों में ये आंसर करना है। विनिर्माण क्या है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। जैसे लकड़ी से कागज बनाना, गन्ने से चीनी बनाना तथा लोह ऐसे लोह इस्पात संयंत्र लगाना आदि। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के विकास की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि ये विकास के आधुनिकीकरण के साथ साथ अन्य उद्योगों के विकास में भी सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, इससे पहले पहला क्वेश्चन थोड़ा सा और समझ लो, मतलब कि अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ लो। कोई कहे विनिर्माण क्या है, तो जो कच्चे माल है ना, उसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देना। ठीक है, परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई मान लो कोई कच्चा माल है, उससे
मूल्यवान वस्तु बना देना, लेकिन थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसको विनिर्माण या वस्तु निर्माण कह सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि लकड़ी से कागज़ बनाना, गन्ने से चीनी, तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल जो है वो है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। तो वो 3 भौतिक कारक कौन से, अब उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। अधिकांश उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं उनके लिए जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे अधिकांश लौह इस्पात उद्योग प्रायद्वीपीय भारत में ही है, क्योंकि वहाँ लोहे की खानें हैं और कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। ठीक है। दूसरा जो है शक्ति के विभिन्न साधन। जहां उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन प्राप्त हो जाएंगे, वहीं उद्योगों की स्थापना की जाएगी। तो शक्ति जानते हो ना, शक्ति मतलब एनर्जी। तो क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जहाँ पे शक्ति के साधन होंगे वहाँ पे भी उद्योग आसानी से लग सकते हैं। नेक्स्ट है जेल की सुलभता। विभिन्न उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जेल की सुलभता यानी कि जो मतलब पानी होता है, इससे जेल बनता है। तो जेल की सुलभता के लिए ज़रूरी है कि तो वहाँ आसपास के इलाके में देखा जाता है पानी कैसा क्या है। जिन क्षेत्रों में जल सुलभता से प्राप्त होता है वहाँ उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में जूट मिलें स्थापित इसलिए की गई हैं क्योंकि वहाँ हुगली नदी से पानी मिल जाता है। तो आई होप क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर दोनों ही समझ में आए कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। अगर रासायनिक कारक या जैविक कारक या पर्यावरणीय कारक पूछे तो अलग हो जाते, लेकिन भौतिक कारक पूछा गया था, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। देखिए अभी मैंने कहा था कि ये भौतिक कारक है, अब मानवीय कारक पूछे जा रहे हैं। तो 3 मानवीय कारक इस तरह। पहला, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। जहाँ विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं वहाँ अधिकांश उद्योग स्थापित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो एक तो लेबर, लो कॉस्ट लेवल मिलनी चाहिए। फिर दूसरा है संचार एवं परिवहन, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन हो, ऐसा मतलब सड़क वड़क हो और या मतलब कि पानी से आने जाने का या किसी भी तरह का, तो परिवहन हो और संचार यानी कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके आसानी से। तो संचार एवं परिवहन के साधन विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल पहुंचाने तथा तैयार माल बाजार तक ले जाने के लिए संचार एवं परिवहन के अच्छे साधन हैं और इसलिए ज़रूरी भी हैं। जहाँ ये साधन अच्छे होंगे वहाँ अधिकांश उद्योग लगाए जाएंगे। तीसरा मानवीय कारक जो है वो है पूंजी व बैंक, यानी कि मतलब मुझे मतलब कि मान लो एक बिजनेस ओपन करना है, बट मेरे पास पूंजी ही नहीं है, मतलब पैसे ही नहीं है, तो पैसा के लिए कहाँ जाएंगे, अपन बैंक जाएंगे। तो पूंजी व बैंक की सुविधाएं विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं अच्छी होती हैं वहाँ अधिकांश उद्योग खोले जाते हैं। आई होप ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो वे उद्योग जो केवल अपने लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि बहुत से उद्योग इन उद्योगों पर निर्भर है, जिसके लोहा हो गया, सीमेंट हो गया, तो ये मतलब कि ऐसे उद्योग हैं जिन पे दूसरे उद्योग भी डिपेंड करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पाती उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। तो एक क्वेश्चन जो थे वो 30-30 नंबर में थे और चारों ही क्वेश्चन बड़े इजी थे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। विनिर्माण क्या है? तो विनिर्माण क्या है, जैसे कि मान लो कि लकड़ी है, उससे अपन को वो मिल जाता है, क्या मिल जाता है, लकड़ी से अपन को लकड़ी है तो लकड़ी से अपन ने क्या कागज़ बना दिया और इसकी एक फैक्ट्री खोल दी।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, यानी कि कच्चे पदार्थ का मूल्यवान वस्तु में बदलना। दूसरा था कि उद्योग जो है उनको कहाँ पे लगाना है, इसको प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। तो 3 क्या थे, कच्चे माल एक तो उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा ऊर्जा, वहाँ पे ऊर्जा के साधन उपलब्ध होना चाहिए, तीसरा जेल की सुलभता के लिए जल की आवश्यकता जरूरी, तो जल की उपलब्धता होनी चाहिए। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक की बात की गई थी, तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि क्या चाहिए होता है, एक तो सस्ते श्रमिक मिल जाएं, क्या मिल जाएं, सस्ते श्रमिक मिल जाएं, फिर सस्ते श्रमिक के बाद में संचार और परिवहन मिल जाए, और पूंजी और बैंक मिल जाए, तो ये भी है। अब आधारभूत उद्योग क्या थे, तो वो उद्योग जिन पे दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे कितने नंबर के, 120 नंबर में शब्दों में आंसर करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संकलित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं? किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? अब उत्तर है, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से एक बार और समझ लो। संकलित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है? तो एक तो इस्पात उद्योग है जिसे अपन कहते हैं संकलित इस्पात उद्योग, एक है मिनी इस्पात उद्योग। तो इनमें भिन्न क्या है, एक अलग अलग किस तरह से, और दूसरा है इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं और किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो इसको ब्रॉड वे में अपन को कवर करना है। एक तो संकलित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग में अंतर बताना है, फिर इस उद्योग में क्या समस्याएं ये बतानी है, फिर उन समस्याओं से कैसे निजात पाई जा सकता है ये बताना है। तो आंसर स्टार्ट होता है, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, तो हम अपन सब जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संकलित उद्योग तथा मिनी इस्पात उद्योग। भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्र करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने, उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। मिनी इस्पात उद्योग क्या है? तो मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें रीड रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। लौह इस्पात उद्योग में कई समस्याएं हैं। अब देखो दोनों समझ में तो आ गए होंगे। संकलित मतलब बड़ी यूनिट और मिनी मतलब छोटी, ठीक है। अब इनमें समस्या क्या है, तो लौह उद्योग के सामने कई समस्या है। पहली समस्या है उच्च लागत तथा कोकिंग कोयला की सीमित उपलब्धता, ठीक है। उच्च लागत मतलब खर्चीले होते हैं। दूसरा कम श्रमिक उत्पादकता, तीसरा ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, और चौथा अविकसित अवसंरचना। तो ये हो गई समस्याएं। अब इन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे भाई साहब? तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्रों में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। संकलित मतलब बड़ी यूनिट, और संकलित मतलब बड़ी यूनिट, और मिनी मतलब छोटी यूनिट। फिर लोहे इस्पात उद्योग के सामने क्या समस्या है, तो खर्चीली होती है, कम श्रमिक उत्पादकता है, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है, और विकसित अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है। अब इसमें कैसे बढ़ सकता है, तो एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे 1990, उसके बाद में स्थिति काफ़ी सुधरी है उदारीकरण से और विदेशी निवेश मिले इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। देखो ये तो हम सबको पता है कि उद्योग प्रदूषित करते हैं, लेकिन कैसे प्रदूषित करते हैं? तो देखो हर तरह का प्रदूषण अलग होता है और हर प्रदूषण के फैलने का तरीका अलग होता है, तो उसको ही हम देखेंगे। तो है यद्यपि, आंसर है यद्यपि उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग ने बहुत से लोगों को काम दिया है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है। तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा
पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन से? वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। तो अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। तो देखो, वायु प्रदूषण कैसे होता है और मतलब कि जो उद्योग हैं वो वायु प्रदूषण कैसे करते हैं, ये देखना है। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। इसका बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव हो सकता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे वातावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो वायु प्रदूषण ऐसे होता है कि उद्योगों में क्या होती है कि जहरीली या मतलब कि जो अनचाही गैसें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यही प्रदूषण करती हैं। और ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उद्योग में हो सकता है, तो वो सारे नाम लिखे हुए हैं। फिर ये जो है ये ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक है और दूसरे जीवों के लिए भी खतरनाक है। दूसरा है जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। मान लो कि कोई भी खराब पदार्थ से गुजरा हुआ पानी, जो खराब पानी है, अपशिष्ट पानी है, वो नदियों में छोड़ दिया तो नदियों में क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण हो जाएगा। या कहीं पे भी जहाँ पे छोड़ा वहाँ पे जल प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण के मुख्य कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग हैं, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, उर्वरक, कार्बन तथा रबर सहित कृत्रिम रसायन जल में वाहित करते हैं। इसकी वजह से पानी किसी काम का नहीं रहता तथा उसमें पनपने वाले जीव भी खतरे में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से जल प्रदूषण होता है। अब भूमि प्रदूषण देख लेते हैं। तो भूमि का क्षरण, कारखानों से निकलने वाले विषैले द्रव्य पदार्थ और धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि तथा मिट्टी को भी प्रदूषित किए बिना नहीं छोड़ते। जब ऐसा विषैला पानी किसी भी स्थान पर बहुत समय तक खड़ा रहता है तो वह भूमि क्षरण का एक कारण सिद्ध होता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप आदि बीमारियां फैलती हैं। अगला है औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव। तो औद्योगिक क्रांति के कारण गंदी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जिससे सारा इलाका एक गंदी बस्ती में बदल जाता है। चारों तरफ प्रदूषण फैल जाता है और कई प्रकार की महामारियाँ होती हैं। अब ये तो दूसरा सवाल था, काफ़ी इजी भी था, ये पॉइंट्स में लिख देना है, बहुत इजी था क्योंकि इसमें उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते थे अपन को पता ही कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कैसे हो सकता है उद्योगों की वजह से, यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। तो जो उठाए गए कदम है वो निम्नलिखित हैं, ठीक है। फर्स्ट, नदी व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए, मतलब कि जिससे जल प्रदूषित ना हो उसको मतलब कि संशोधित करना चाहिए। दूसरा, कोयले, लकड़ी या खनिज तेल से पैदा की गई बिजली जो हवा को प्रदूषित करती है के स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे में वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अपक्षेपण, स्कैबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जनरेटर में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जो
ऐसी मशीनरियों का प्रयोग तभी किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हों तथा कम ध्वनि प्रदूषण करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। तो ये सब था, काफ़ी इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक और है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल को कहीं भी इकट्ठा ना करें, तो इकट्ठा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसे साफ किया जाना चाहिए। मतलब इकट्ठा वैसा ना होने दें, उन्हें इकट्ठा करें, फिर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा साफ करें और बार बार प्रयोग में लाएं। ऐसे में नदियों और आसपास की भूमि का प्रदूषण काफ़ी हद तक रुक जाएगा। अब एक क्रियाकलाप है जो कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो क्रियाकलाप को तो समझाने की ज़रूरत है नहीं उतनी खास। तो अपन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अपन ने एमसीक्यू से स्टार्ट किया था। एमसीक्यूज़ काफ़ी इजी थे। फिर 4 क्वेश्चंस थे। पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तीसरा और चौथा भी ईजी था। मानवीय कारक बताने थे, आधारभूत उद्योग। फिर संकलित और मिनी इस्पात उद्योग कैसे अलग हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सुधार है ये, और उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर सकते हैं। तो ये तो बन ही जाएगा तुम सबसे। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए कदम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। सोशल साइंस की खासियत होती है समझने पे थोड़ा सा फोकस करें और कुछ पॉइंट्स खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैप्टर 2-3 बार, एक बार वीडियो देख लो, फिर एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये। और फिर उसके बाद फिर से एक बार डबल स्पीड में वीडियो देख लो। फिर छत पे जाके या कहीं पे जाके इसको बोलो कि पहला क्वेश्चन लिख लेना, आंसर मत लिखना, और आंसर खुद से बोलने की कोशिश करो और फिर एक बार उन क्वेश्चंस को लिखो। इतना करते हो तो डेफिनेटली ये चैप्टर कभी नहीं भूलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।